दोस्तों, अमेरिकियों, देशवासियों, मेरी बात सुनो। हम एक ऐसे विषय में गोता लगा रहे हैं जिसमें द बैचलर के एक सीजन से भी ज्यादा उतार चढ़ाव है। फेडरल रिजर्व का सोना, खास तौर पर लगभग 8,000 टन सोना जो उनके वॉल्ट में रखा है। बहुत सारा सोना है ना? अब आपको लगता होगा कि इतनी कीमती चीज का नियमित रूप से चेकअप होगा, जैसे मुझे नहीं पता, 70 साल में एक बार से ज्यादा। लेकिन नहीं, फोर्ट नॉक्स का आखिरी इंडिपेंडेंट ऑडिट 1953 में हुआ था। आइजनहावर राष्ट्रपति थे। पेट्रोल 20 सेंट प्रति गैलन था। आई लव लूसी टीवी पर सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला शो था। आपको समझ आ गया होगा, काफी समय पहले की बात है। इस पारदर्शिता की कमी ने इतने सारे कंस्पिरेसी थ्योरीज को जन्म दिया है कि मल्डर और स्कली भी शर्मा जाएंगे। क्या सोना वहां है भी? क्या ये सब नकली सोना है? क्या इसे सोने से रंगे हुए आलूओं से बदल दिया गया है? ठीक है, शायद आखिरी वाला नहीं, लेकिन आपको बात समझ आ गई होगी। बात यह है दोस्तों, जब देश के सोने के भंडार जैसी महत्वपूर्ण चीज की बात आती है तो हम जवाब के हकदार हैं, और शायद तिजोरी के अंदर एक झलक देखने से भी कोई नुकसान नहीं होगा। इस पूरे सोने वाले पहेली को समझने के लिए हमें 1913 में वापस जाना होगा। जरा सोचो, वुडरो विल्सन, एक ऐसा आदमी जो देखने में ऐसा लगता था जैसे उसे एक अच्छी झपकी और एक स्ट्रॉन्ग ड्रिंक की जरूरत हो, उसने फेडरल रिजर्व बनाया। ये दूसरे बैंकों के लिए एक सुपर बैंक जैसा है, जो इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल करता है और फाइनेंशियल सिस्टम को सुचारू रूप से चलाता है। लेकिन असली बात यह है, 1933 में हमारे प्यारे एफडीआर ने अपने डिप्रेशन एरा के ज्ञान से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 6102 पर हस्ताक्षर किए। यह आदेश बेसिकली कहता है, अरे अमेरिकन्स, अपना सोना दे दो, यह तुम्हारे ही भले के लिए है। और उन्होंने दे दिया, क्योंकि जब एक प्रेसिडेंट जिसकी आवाज पिघले हुए मक्खन से भी ज्यादा स्मूथ हो आपको कुछ करने के लिए कहता है तो आप करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कोल्ड वॉर तक, और अफवाहें उड़ने लगती हैं कि सोवियट्स सोना जमा कर रहे हैं ताकि ऑलमाइटी डॉलर को अस्थिर कर सकें। अचानक अमेरिका का सोने का स्टैश इकोनॉमिक्स से कम और नेशनल सिक्योरिटी से ज्यादा जुड़ा हो जाता है। यह मेरा सोना तुम्हारे सोने से बड़ा है वाले गेम जैसा है, लेकिन इसमें ग्लोबल सुपर पावर्स और फ्री वर्ल्ड का भविष्य दांव पर लगा है। अब चलो बात करते हैं कंस्पिरेसी थ्योरीज की, क्योंकि सरकार पे शक करना और छुपे हुए सच के बारे में कहानियां बनाना, इससे ज्यादा अमेरिकन और क्या होगा। एक मशहूर थ्योरी कहती है कि ज्यादातर सोना गया, भेजा गया अंडरग्राउंड बंकर्स में, सीक्रेट ओवरसीज वॉल्ट्स में, या शायद कोवर्ट ऑपरेशंस को फंड करने के लिए भी इस्तेमाल किया गया। ये बिल्कुल नेशनल ट्रेजर जैसा है, बस कम निक केज और ज्यादा शैडोवी फिगर्स स्मोक फिल्ड रूम्स में। फिर हैं विसल ब्लोअर अकाउंट्स, जैसे कि पूर्व यूएस आर्मी ऑफिसर विलियम गाय कार, जिन्होंने दावा किया कि दुनिया का ज्यादातर सोना इंटरनेशनल बैंकर्स के एक गुप्त कैबल द्वारा कंट्रोल किया जाता था। कार ने इसके बारे में एक पूरी किताब भी लिखी, जो सच कहूं तो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए काफी बोल्ड मूव है जिसे सपोजिटली दुनिया हिला देने वाले सीक्रेट्स पता हैं। क्या ये दावे सच हैं? किसे पता, लेकिन इनके बारे में सोचना मजेदार जरूर है। ये एक चूज योर ओन एडवेंचर नॉवल जैसा है, लेकिन ड्रैगन से लड़ने या हॉन्टेड कासल एक्सप्लोर करने के बीच चूज करने के बजाय आपको डिसाइड करना है कि सरकार पर बिलीव करें या उन लोगों पर जो टिन फॉयल हैट्स पहनते हैं। तो इतना सारा रहस्य इस सोने के बारे में क्यों है? फेड कहता है कि ये सब नेशनल सिक्योरिटी के लिए है, पता है, क्योंकि अगर हमारे दुश्मनों को पता चल गया कि हमारे पास कितना सोना है या नहीं है, तो वो जैसे पूरी तरह से कुछ कर सकते हैं। देखो, मैं सिक्योरिटी एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मैंने इतनी एक्शन मूवीज देखी हैं कि मुझे पता है कि बुरे लोगों को सोना बहुत पसंद होता है। लेकिन बात यह है, बहुत ज्यादा सीक्रेसी से अविश्वास पैदा होता है। ये उस दोस्त की तरह है जो आपको ये बताने से मना करता है कि वो इस वीकेंड क्या कर रहा है। क्या वो सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहे हैं, या वो सीक्रेटली लिजर्ड पीपल के मेंबर हैं? संभावनाएं अनंत हैं और उनमें से कोई भी अच्छी नहीं है। फिर पब्लिक ट्रस्ट का पूरा मामला है। अगर फेड गोल्ड ऑडिट जैसी सीधी सादी चीज के बारे में ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता, तो वो और क्या छुपा रहे हैं? ये आपको अपने सारे पैसे निकालकर बैकयार्ड में गाड़ देने के लिए काफी है। ऐसा मत करना, वैसे गिलहरी उसे चुरा लेंगी। 5वां भाग, क्या नंबर झूठ नहीं बोलते? फेड की रिपोर्ट्स और स्केप्टिक क्लेम्स का मिलान। कागज पर फेड के आंकड़े सही लगते हैं। वे नियमित रूप से रिपोर्ट जारी करते हैं कि उनके पास कितना सोना है और यह कहां रखा है। लेकिन याद रखें, यही वो संस्था है जिसने हमें सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस दिया था। इसलिए अगर मैं उनकी बात मानने से हिचकिचा रहा हूं तो मुझे माफ करना। स्केप्टिक्स
फेड द्वारा बताई गई सोने की होल्डिंग्स और दुनिया भर में मौजूद सोने की वास्तविक मात्रा के बीच अंतर की ओर इशारा करते हैं। वे उन उदाहरणों पर भी प्रकाश डालते हैं जहां अमेरिकी सरकार अपने सोने के भंडार के बारे में पूरी तरह सच नहीं रही है, जैसे 1971 में जब निक्सन ने डॉलर को गोल्ड स्टैंडर्ड से हटा दिया था। ये एक बड़ी जिगसॉ पजल को सुलझाने जैसा है, लेकिन कुछ टुकड़े गायब हैं और जो आपके पास हैं वे क्रिप्टिक सिंबल्स और कोडेड मैसेजेस से भरे हैं। ये आपके सर को स्टूडियो 54 के डिस्को बॉल से भी तेज घुमाने के लिए काफी है। छठा भाग, वेनेजुएला का गोल्ड रश। क्या ये बुलियन ब्लॉकेड का एक आधुनिक मामला है? 2020 में वेनेजुएला का मामला सामने आया। मादुरो सरकार पैसों की तंगी से जूझ रही थी और उन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखे अपने सोने में से कुछ निकालने की कोशिश की, लेकिन अंग्रेजों ने अमेरिका के दबाव में सोना देने से मना कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा तब होता है जब आप खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड वाले तानाशाह होते हैं, और आप सही होंगे, लेकिन यह भी सवाल उठता है कि दुनिया के सोने को कौन नियंत्रित करता है और क्या इसे राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह ग्लोबल मोनोपोली के खेल जैसा है, लेकिन बोर्डवॉक पर होटलों की बजाय हम कई टन सोने और राष्ट्रों के भाग्य की बात कर रहे हैं। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हलचल मचा दी। कई देश सोच रहे थे कि क्या उनके सोने के भंडार वास्तव में सुरक्षित हैं। यह ऐसा है जैसे पता चले कि आपका सुरक्षित दिखने वाला बैंक असल में आइसक्रीम स्टिक और ख्वाबों की नींव पर बना है। सातवां भाग, सोने का आकर्षण, पावर, कंट्रोल और वित्त का भविष्य। सदियों से सोना धन और शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक रहा है। साम्राज्य अपने सोने के भंडार के बल पर उठे और गिरे हैं। इसके लिए युद्ध लड़े गए हैं। लोग इसे ढूंढने में सचमुच पागल हो गए हैं। आज के डिजिटल युग में आप सोच सकते हैं कि सोना उतना ही प्रासंगिक है जितना एक रोटरी फोन, लेकिन आप गलत होंगे। दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अभी भी सोना जमा कर रहे हैं, जैसे कि यह फैशन से बाहर जा रहा हो। क्यों? क्योंकि शेयर बाजारों में उतार चढ़ाव और फियाट करेंसीज की दुनिया में, जिनकी कीमत एक नई कार के शोरूम से बाहर निकलते ही कम हो जाती है, सोना स्थिरता का प्रतीक है। यह एक वास्तविक संपत्ति है जिसका अपना मूल्य है। यह आर्थिक अनिश्चितता के खिलाफ सबसे अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी है। लेकिन यह सवाल उठता है, अगर सोना इतना कीमती है तो इसे लेकर इतनी गोपनीयता क्यों है? यह क्यों नहीं बताया जाता कि किसके पास है, कहां है और इसका क्या उपयोग हो रहा है? सेक्शन 8, क्या हम सोने पर भरोसा करते हैं? सेंट्रल बैंकिंग में घटता विश्वास। फेडरल रिजर्व के सोने के भंडार के बारे में पारदर्शिता की कमी ने संस्था में जनता का विश्वास कम कर दिया है। और सच कहूं तो फेड हाल ही में कोई लोकप्रियता प्रतियोगिता नहीं जीत रहा है। अंतहीन बेलआउट के बीच मात्रात्मक सहजता कार्यक्रम जो आम आदमी से ज्यादा अमीरों को फायदा पहुंचाते हैं, और वॉल स्ट्रीट और वॉशिंगटन के बीच घूमता दरवाजा, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लोग संशय में हैं। जब देश के पैसों जैसे महत्वपूर्ण चीज की बात आती है तो लोगों को सिस्टम पर भरोसा होना चाहिए। उन्हें विश्वास करने की जरूरत है कि खेल में कोई गड़बड़ नहीं है, नियम निष्पक्ष हैं और उनकी मेहनत की कमाई सुरक्षित है। लेकिन जब आपके पास फेड जैसी संस्था परछाई में काम कर रही हो, अपने कामकाज के बारे में बुनियादी सवालों के जवाब देने से भी इनकार कर रही हो, तो उस विश्वास को बनाए रखना मुश्किल है। भाग 9, निष्कर्ष। क्या अमेरिका का भविष्य अधर में लटका है? तो क्या वाकई में सोना वहां है? क्या हम एक वैश्विक मुद्रा परिवर्तन के कगार पर हैं? क्या मैं आखिरकार अपने जीवन भर के सपने को पूरा कर पाऊंगा, स्क्रूज मैकडक की तरह सोने के सिक्कों से भरे तिजोरी में तैरने का? इन सभी सवालों का जवाब, मेरे दोस्तों, एक जोरदार शायद है। सच तो यह है, हमें नहीं पता, और यही समस्या है। जब तक फेडरल रिजर्व पारदर्शिता नहीं अपनाता और अपने सोने के भंडार का पूरा स्वतंत्र ऑडिट नहीं करवाता, तब तक अफवाहें और अटकलें जारी रहेंगी, और हर गुजरते दिन के साथ अमेरिकी लोगों और उनके केंद्रीय बैंक के बीच का विश्वास तूफान में रेत के महल की तरह टूटता जाएगा। हमारे वित्तीय सिस्टम का भविष्य इसी पर निर्भर हो सकता है।